Welcome to GS Quick Learning. Our topic is financial instrument. So let's we discuss the meaning of financial instrument. Financial instrument are monetary contract between parties. They can be created, traded, modified and settled. So simply ये है क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंस के जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने फाइनेंस के फ़्लो को अच्छा करने के लिए ओके और हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मनीटरी मींस मनी के टर्म में किए जाते हैं पार्टीज़ के बीच में इसको क्रिएट किया जाता है और ट्रेड किया जाता है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है मॉडिफाइड किया जाता है एंड सेटल्ड किया जाता है क्लियर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to financial asset on one entity a financial liability और ये बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक की जो एक एसेट बन जाती है फाइनेंशियल और सेकंड की क्या बन जाती है लाइबिलिटी बन जाती है सिंपली ओके हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं सो दैट कि जो फंड्स हैं वो रेज किए जाए या फंड से बेनिफिट लिया जाए इसमें टू पार्टी इन्वॉल्व होती है ओके सो नेक्स्ट मैं स्लाइड में डिस्कस करूँगी तो आपको क्लियरली अच्छे से समझ आ जाएगा सो इसमें हमारे पास होता है क्लासिकल कौन कौन से होते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और ये गलती से लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थ्री टाइप के हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी बेस्ड डेट बेस्ड एंड दी डेरिवेटिव इक्विटी बेस्ड जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है उसमें हमारे पास होता है जैसे हो गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डेट बेस्ड मीन्स क्या हो गया डिबेंचर एंड बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव में मैंने वैसे ही आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि डेरिवेटिव में हमारे पास बेसिकली 4 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप एंड ऑप्शंस तो वो आप उसमें चेक कर लीजिएगा ठीक है फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन एंड स्वैप क्लियर सो ये 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं हर एक बिजनेस के पास हर एक कंपनी के पास फ़ंड को रेज़ करने के लिए और इन्वेस्टर के साथ अपने फंड्स को मोबिलाइज़ करने के लिए अपनी सेविंग को मोबिलाइज़ करने के लिए ओके सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्विटी शेयर अब जो इक्विटी शेयर क्या है इक्विटी शेयर जो होते हैं ना ये बेसिकली कंपनी के ओनर्स होते हैं जिसके पास इक्विटी शेयर होते हैं ना शेयर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं एक से मालिक होते हैं कंपनी के इनको क्या किया जाता है डिविडेंड जो है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पे किया जाता है पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जो होता है फिर कंपनी होती है एक हमारे पास ओके जब कंपनी किसी ने स्टार्ट करनी है पर्सन ने वो अकेला तो कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता ओके उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं कंपनी स्टार्ट करने को कंपनी जो है वाइडर सेंस में होती है ओके सो इसके लिए कंपनी क्या करती है एक पर्सन जो पर्सन जो है इसमें इतना पैसा नहीं लगा सकते तो वो क्या करते हैं जनरली वो क्या करते हैं उसके पास 3 सोर्सेस होते हैं जो जिससे वो क्या करते हैं फंड को रेज करते हैं कि जैसे हमारे जो इनफ्लो हो सके कंपनी में पैसे आ सके तो वो क्या करते हैं इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं और वो डेट इशू कर देते हैं ये 3 सोर्स होते हैं बेसिकली मेन जिससे कंपनी जो होती है वो फंड को रेज करती है सो दैट कि वो कंपनी अच्छे से चल सके क्लियर सो यही फंड रेज की जाती है इसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ओके सो इसमें हमने फर्स्ट बताना है आपको इक्विटी शेयर क्या होता है इक्विटी शेयर जो होते हैं ना रियल ऑनर होते हैं इस जो भी डिविडेंड पे किया जाता है ना इक्विटी शेयर को वो पहले सबको प्रेफरेंस पे किया जाता है उसके बाद जो डिविडेंड बचता है उसको जो प्रॉफिट बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है और इसको जो होता है फिक्स नहीं होता कोई भी कितना रेट ऑफ डिविडेंड देना ही देना है इसको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है कभी इंक्रीज हो सकता है कभी डिक्रीज हो सकता है कभी जीरो भी हो सकता है क्लियर ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स इक्विटी शेयर के कौन कौन से फीचर्स है क्या क्या होता है पहले उसके आगे मेच्योरिटी कब की होती है
इक्विटी शेयर की मतलब इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जाता। ओनली किया कब किया जाता है, लिक्विडेशन के टाइम, जब कंपनी बंद होती है उस टाइम पे इक्विटी शेयर को मैच्योर किया जाता है और रीपे किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लेम और राइट टू क्लेम। कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको जो रिटर्न है, उनकी इनकम है, वो कब दी जाती है, वो जो रिटर्न है, जो डिविडेंड है, वो पहले प्रेफरेंस शेयर को, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले प्रेफरेंस शेयर को पे कर इक्विटी शेयर की बारी आती है, उसको पे किया जाता है। एंड दी वोटिंग राइट, हाँ ये जैसे कि हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर ऑनर होते हैं तो ऑब्वियसली उसको पूरा कंट्रोल रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी पर, और उसको प्रॉपर वोटिंग राइट है। हर एक जो डिसीजन है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही लेते हैं मिलकर, उसको पूरा वोटिंग राइट होता है। एक हिसाब से ऑनर होते हैं तो उसको पूरा कंट्रोल होता है कंपनी पर और पूरा वोटिंग राइट होता है। लायबिलिटी लिमिटेड, सो ये कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसकी जो लाइबिलिटी होती है, जो देनदारी होती है, वो लिमिटेड होती है। उस जितने प्राइस की, जितनी वैल्यू की उसने शेयर परचेज किए हुए हैं इक्विटी, बस वो उतनी वैल्यू पे करने के लिए ही लाइबल होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, अदरवाइज उसको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। क्लियर। शेयर की जो वैल्यू है बस उतनी ही उनको पे करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। सो ये थी इसकी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है? फर्स्ट टाइप इक्विटी शेयर थी जिसे मैंने डिफाइन कर दिया, और नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रेफरेंस शेयर। जो कंपनी होती है, जो भी उनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके क्या करती है कंपनी, अपने फंड्स को रेज करती है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास था प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर में मेनली 2 प्रेफरेंस दी जाती है शेयर होल्डर में। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हें क्या दी जाती है कि जो डिविडेंड होता है ना, वो फर्स्टली इन्हें ही पेड किया जाता है, इक्विटी शेयर को नहीं पे किया जाता। ओके, कंपनी के पास 2 शेयर्स होते हैं जो इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर को ये फर्स्ट राइट दिया जाता है कि इसको ही जो है पहले डिविडेंड पे किया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी को किया जाएगा। ओके, और जो डिविडेंड अमाउंट है वो क्या है, इसमें फिक्स की होती है, पहले से फिक्स डेट ऑफ डिविडेंड जो है पे किया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है रीपेमेंट आफ्टर टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आफ्टर पेइंग आउटसाइड क्रेडिटर प्रेफरेंस शेयर। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कंपनी ने जब फंड रेज करने तो तीन होते हैं इंस्ट्रूमेंट उनके पास, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड दी डिबेंचर, जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर को तो लास्ट में देती है, सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करती है। ओके, सो जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जब लिक्विडेशन में रीपेमेंट की जाती है, शेयर को रिडीम किया जाता है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो क्रेडिटर होते हैं उसको पैसे पे करती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को करती है, और उसके बाद इक्विटी शेयर को पैसे पे करती है। इसमें ये कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, क्रेडिटर के बाद, क्रेडिटर के आफ्टर किसको पैसे पे किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्लियर। ओके, सो फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन से फीचर विशेषताएं हैं प्रेफरेंस शेयर की। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास आता है मैच्योरिटी। सो इक्विटी शेयर होल्डर था वो क्या था, वो मैच्योर नहीं होते थे, वो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही, जब कंपनी बंद होती थी तभी ही उसको मैच्योर किया जाता है। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जे रीपे आफ्टर पेइंग क्रेडिटर बट बिफोर पेइंग इक्विटी, इसको जो है एक टाइम पीरियड सेट किया होता है, उसके बाद इसको रीपे किया जाता है। बट इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि क्रेडिट को पेमेंट की थी, उसके बाद जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है, बट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, इसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पे की है, इसको सेंटर में पे किया जाता है। क्लियर। सेकंड नंबर पे, सेकंड हमारे पास आता है क्लेम ऑन इनकम। सो इसको जो डिविडेंड पेमेंट है, जो प्रिंसिपल, वो कब दी जाती है, रिटर्न कब दी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर के पहले एंड क्रेडिटर के बाद, वो भी यही पॉइंट है। कंट्रोल एंड वोटिंग राइट नहीं होता है इसको, बिल्कुल भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो कोई भी कंट्रोल नहीं करते। बट हाँ, इसमें ये बात है कि जब कोई डिसीज़न इन्हें अफेक्ट करता है, उस डिसीज़न को लेने के लिए इनके प्रॉपर वोटिंग राइट है, अदरवाइज इसको कोई भी वोटिंग राइट नहीं है कि कंपनी के कौन कौन से फैसले, उसमें कोई भी जो डिसीज़न वोट वगैरह नहीं कर सकता। बट जो डिसीज़न इसको अफेक्ट करता है, सिर्फ उसी में जो है वो कंट्रोल कर सकता है। सेकंड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास आता है हाइब्रिड ऑफ सिक्योरिटी। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। ओके, सो कहते हैं कि ये कम्बिनेशन होता है इक्विटी शेयर का, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, ये कम्बिनेशन होता है किसका, इक्विटी शेयर का
एंड डिबेंचर का। अब कैसे, इक्विटी शेयर का पहले कैसे बता दिए। इक्विटी शेयर का इसलिए किया जाता है कम्बिनेशन है क्योंकि इसकी जो डिविडेंड की पेमेंट होती है ना वो ऑब्लिगेटरी नहीं है कि देनी ही देनी है। हाँ, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, पर ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस बार अपने को लॉस हो गया तो पेमेंट करनी ही करनी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जरूरी नहीं होता है। क्लियर कोई। एंड सेकंड हमारे पास इसको लिए इक्विटी शेयर कहा जाता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड्स पेबल ओनली आउट जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो सारे एक्सपेंसेस को माइनस वगैरह करके प्रॉफिट से जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पे किया जाता है। एंड इसको डेट क्यों कहते हैं, डेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर जो इसको वोटिंग राइट नहीं होता, ना ही डिबेंचर को होता है, तो इसलिए इसको डिबेंचर वाले इसके फीचर्स भी हैं। एंड सेकंड इसका फीचर है कि इस पर फिक्स रेट ऑफ जो है डिविडेंड पे किया जाता है और डिबेंचर पे भी फिक्स रेट इंटरेस्ट पे किया था। सो ये हाइब्रिड है दोनों सिक्योरिटीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमारे पास बेसिकली 6 और 8 टाइप के होते हैं, टाइप्स होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। फर्स्ट हमारे पास आती है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर राइट टू क्लेम डिविडेंड फॉर दोज ईयर विच देयर हैव नो प्रॉफिट। सो ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारा 2020 चल रहा है, 2020 में जो है अभी कंपनी को लॉस हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ओके। सो जो है डिविडेंड वो पे नहीं किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को। मान लीजिए 2021 में जो फिर लॉस हो गया, सो फिर जो है डिविडेंड पे नहीं किया। 2022 में जो है लॉस जो है कंपनी का प्रॉफिट बहुत सारा इंक्रीज हो गया, सो उससे क्या करेगी कंपनी, जो प्रीवियस 2 ईयर का भी है वो भी उसके साथ ही उसको इंक्लूड कर कर दे देगी 2022 में, ओके। सो इसमें क्या था, कम्युलेटिव मीन्स कि इकट्ठा करके रख लेती है कंपनी और इकट्ठा जो डिविडेंड है उसको पे कर देती है, नेक्स्ट ईयर में अकम्युलेटेड डिविडेंड उसको पे कर दिया जाता है। सो जो एरियर ऑफ डिविडेंड होता है आउटस्टैंडिंग पे करने वाला होता है, कंपनी प्रॉफिट वाले ईयर में उसको इकट्ठा ही पे कर देती है प्रीवियस में जो नहीं उसने किया होता है। सिंपली एरियर ऑफ डिविडेंड जो है इसमें पे कर दिया जाता है। नॉन कम्युलेटिव में क्या होगा, नॉन कम्युलेटिव वो है जिसमें कोई भी एरियर, पिछला कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। नो क्लेम फॉर एरियर ऑफ डिविडेंड, कैनॉट क्लेम एरियर ऑफ डिविडेंड। सो इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसको प्रीवियस भी जो डिविडेंड है वो चाहिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो शेयर रिडीम कर सकते हैं उसको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कह सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, जिसमें हम वापस कर सकते हैं कंपनी को शेयर और अपने जो पैसे हैं वो रीपे ले सकते हैं। सो जो प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फिर क्या होगा, जिस शेयर को हम रिडीम ही नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरप्लस प्रॉफिट में। जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कैसे कि जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको पहले डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसमें उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है, सरप्लस प्रॉफिट है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मीन्स उनसे भी कुछ हिस्सा जो है वो ले सकते हैं राइट हैंड का। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होगा, नाम से पता चल रहा है जो सरप्लस प्रॉफिट में से उसको कोई भी हिस्सा जो है नहीं मिलेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसको हम राइट होता है शेयर होल्डर के पास कि वो इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। राइट टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। सो नाम से पता चल रहा है जो जिस शेयर को हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में उसको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट आता है, इसमें डिबेंचर, इसको हम बॉन्ड्स भी कहते हैं। डिबेंचर बेसिकली मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिसोर्सेस होता है कंपनी का, जिससे वो क्या करती है, फंड रेज करती है, ओके।
तो जो एक तरह से क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। ओके, और इसमें जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। जो शेयर से उसमें क्या पे किया जाता था, डिविडेंड, इसमें क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कंपनी जब फंड रेज करती है उसके बाद 3 सोर्सेज मेन होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। सो लास्ट वाला जो ये था डिबेंचर। क्लियर। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटर होते हैं एक हिसाब से, और जो मीडियम और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के। इसके फीचर कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है मेच्योरिटी। ओके, सो मेच्योरिटी में इसमें क्या कहते हैं कि जो एक स्पेसिफिक पीरियड के अकॉर्डिंग जो डिबेंचर जब परचेज किया जाता है तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया जाता है, 5 साल का, 3 ईयर का, 6-10 ईयर का। ओके, सो उस टाइम पीरियड का जब ख़त्म हो जाता है तब उसको मेच्योर कर दिया जाता है, उसकी रीपेमेंट जो कर दी जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड के अकॉर्डिंग। ओके, क्लेम ऑन इनकम किया क्लेम कर सकते हैं, अपना प्रॉपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसमें प्रॉपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। राइट टू कंट्रोल वोटिंग, कोई इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ना ही कोई कंट्रोल करने का राइट होता है। ओके, बट इसको जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे पहले इसको पे किया जाता है इक्विटी से, और प्रेफरेंस से पहले, सभी से पहले इसको ही जो प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट जो पे किया जाता है। ये न्यू पॉइंट आया है इसमें, कॉल फीचर्स। इसमें क्या कहते हैं कि इंटाइटल द कंपनी टू डीम इट्स डेट एट सर्टेन प्राइस लेवल। जो कहते हैं कि एक तो मैंने बताया कि मेच्योरिटी लेवल पे इसको रिडीम करना होता है स्पेसिफिक पीरियड के। कहते हैं कि जो मेच्योरिटी पीरियड से पहले भी जो है इसको मेच्योर कर दिया जा सकता है, इसको रीपे कर दिया जा सकता है। तो ये भी इसमें एक न्यू पॉइंट न्यू आया है कि मेच्योरिटी डेट्स के पहले ही एक सर्टन प्राइस पर डिबेंचर को रीपे कर दिया जा सकता है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होती है डिबेंचर की, किन किन तरह के डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी इशू करते हैं, और किन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल नेक्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये क्या होता है? सो नाम से पता चल रहा है, सिंपल नेक्ड अनसिक्योर्ड। जो डिबेंचर विदाउट सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं उसको हम सिंपल कहते हैं, सिंपल नेक्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इसमें जो सिक्योरिटी है वो नहीं ली जाती। क्लियर। सेकंड हमारे पास है सिक्योर्ड और मॉर्गेज, जिसमें जो सिक्योरिटी है वो ली जाती है, जो सिक्योरिटी के बेस्ड होते हैं, सिक्योरिटी के बेस पर वो इसको इशू किया जाता है, उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। ये सिक्योरिटी क्यों ली जाती है? सिक्योरिटी इसलिए ली जाती है कि जब हम इशू करते हैं डिबेंचर इशू करते हैं, मान लीजिए जो डिफ़ॉल्टर हो जाए एक पार्टी की तरफ से, शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर की तरफ से, तो क्या होगा, सॉरी जो इशू करने वाला है उसकी तरफ से डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, फिर जो एडवेंचर होल्डर है वह उसकी जो सिक्योरिटी चीज़ रखी हुई थी उसके पास, वो उसको सेल कर कर अपने जो पैसे हैं उसको कंप्लीट कर सके, अपने पैसे जो है वसूल कर सके, इसलिए जो सिक्योरिटी दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेयरर डिबेंचर। ये क्या होता है? बेयरर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जो इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को इजीली ट्रांसफ़र कर सकती है। परचेज़ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। जब डिबेंचर परचेज़ किया जाता है इसमें कोई भी रजिस्टर नहीं किया जाता कि इस बंदे को जो हमने डिबेंचर दिए हैं, जो सिंपल विदाउट रजिस्ट्रेशन होते हैं, और इजीली एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो इंटरेस्ट है उसका वो जो कूपन बना होता है वो डिबेंचर के साथ अटैच्ड होता है, तो जिस पर्सन के भी साथ उस पर्सन के भी पास जो डिबेंचर होते हैं वो उस कूपन के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट अपना ले सकता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर पे क्या होगा? बेयरर था अनरजिस्टर्ड, विदाउट रजिस्ट्रेशन, अनरजिस्टर्ड क्या होगा, फिर प्रॉपर रजिस्टर्ड पे इनका नाम दर्ज होगा डिबेंचर होल्डर का। और जो ट्रांसफ़र जब किए जाते हैं एक पर्सन से दूसरे डिबेंचर होल्डर की तरफ तो क्या हो जाता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है, बहुत पार्टी के साइन होते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। ओके, सो इससे ये कहते हैं कि इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो कंपलसरी है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडीमेबल डिबेंचर।
नाम से पता चल रहा है। रिडीम का क्या मतलब होता है? फर्स्ट, रिडीम का मीन्स कि वापस कर देना। मीन्स कि मैंने कंपनी के शेयर जो है परचेज किए हैं, जब मैं कंपनी को शेयर वापस कर दूंगी और उनसे अपने पैसे जो है वह वापस ले लूँगी, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम कहते हैं रिडीम करना। सो रिडीमेबल डिबेंचर कौन होंगे? जिसको हम एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम कर देंगे एक्सपायरी पे। ओके। इरिडीमेबल जिनको हम रिडीम नहीं करेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, जब तक कंपनी चलेगी उसे हम रिडीम नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होगा? जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन डिबेंचर को हम एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, स्पेसिफिक पीरियड तक, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ओके। इसमें हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर। जिस डिबेंचर को हम पूरे के पूरे को कन्वर्ट करना चाहेंगे उसको पूरा फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर कहेंगे। जिस डिबेंचर के हम सिर्फ कुछ पार्ट को ही कन्वर्ट करना चाहेंगे, कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, उसको हम कहते हैं पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। नाम से पता चल रहा है जिस डिबेंचर पे क्या होगा? जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोई भी इंटरेस्ट जो है नहीं लगेगा, उसको हम कहते हैं जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो कूपन डिबेंचर और बॉन्ड्स। ये डिबेंचर कौन से होते हैं और बॉन्ड कौन से होते हैं? जो नॉट कैरी इंटरेस्ट बट इट सोल्ड बाय इशूइंग कंपनी। हाँ, कहते हैं कि जे वो वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर होते हैं जिस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं होता, बट जब जो इशू किए जाते हैं तो डीप डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। मीन्स जब इशू किए जाते हैं तो बहुत डिस्काउंट मिलता है डिबेंचर होल्डर को उसको परचेज करने में। ओके। तो सो इससे क्या बेनिफिट होगा? सो जो जो इन्वेस्टर होता है ना, जो डिबेंचर होल्डर, वो कैसे बेनिफिट ले सकता है? बिकॉज उसे इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा इसमें, तो वो क्या करेगा? जो वो उसको आगे सेल कर कर उसको बेनिफिट जो है ले सकता है। इसमें बेनिफिट कैसे मिलता है? डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड दी मैच्योरिटी वैल्यू, उन दोनों के जो डिफरेंस होता है वो होता है गेन इन्वेस्टर का बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। ये बहुत ही ईजी है। फर्स्ट डिबेंचर जब कहते हैं कि जब जो रीपेमेंट की जाती है ना प्रिंसिपल अमाउंट की या फिर इंटरेस्ट की एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो रीपेमेंट की जाती है ना डिबेंचर की, जब जो डिबेंचर को हम प्रायोरिटी देते हैं, मीन्स कि फर्स्टली उसको हम जो है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, उसके इंटरेस्ट को पे करते हैं, उसको हम फर्स्ट डिबेंचर कहते हैं। और फर्स्ट के बाद जो हम जिस नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर को हम जो पे करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट एंड उसको हम सेकंड कहेंगे। ओके। प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया है कि जिसको हम फर्स्टली जो पे करते हैं इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, उसको फर्स्ट डिबेंचर, एंड जिसको सेकंड पे उसको सेकंड डिबेंचर। गारंटेड डिबेंचर क्या होगा? गारंटेड डिबेंचर मींस ऑन विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इज गारंटेड बाय द थर्ड पार्टी, जिस पे क्या है कि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की जो पेमेंट है ना उसकी गारंटी ली जाती है थर्ड पार्टी की ओर से कि हम आपको पे करेंगे। तो वो थर्ड पार्टी गारंटी कोई भी पर्सन पा सकता है, जैसे कोई बैंक्स होगी, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई गवर्नमेंट होगी। ओके। जो गारंटी पे बेसिकली इशू किए जाते हैं कि गारंटी है कि हाँ हमको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, थर्ड पर्सन की गारंटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू, कुछ इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हुए हैं। सो वो है, इसमें पहले हमारे पास आता है इक्विटी वारंट्स। वो क्या आता है? इक्विटी वारंट्स क्या होता है कि पेपर अटैच टू बॉन्ड्स दैट गिव होल्डर राइट टू बाय फिक्स नंबर ऑफ, जब ना जो बॉन्ड्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं तो उस पर एक पेपर अटैच्ड कर दिया जाता है जो बायर को राइट देता है कि वो फिक्स टाइम के बाद एक फिक्स नंबर ऑफ एक इतने मतलब कि शेयर, इक्विटी शेयर है जो वो परचेज कर सकता है एट इतने प्राइस पर, इतनी डेट पर, इतने शेयर।
सो उसको एक राइट देना डिबेंचर्स के साथ या बॉन्ड्स के साथ, उसको हम कहते हैं इक्विटी वारंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट क्या है कि होल्डर गेट इक्विटी शेयर आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। उसमें पहले में क्या था, राइट दिया था कि वो परचेज कर सकता है इतने प्राइस पे, इतनी डेट पे वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है, होल्डर गेट्स इक्विटी शेयर आफ्टर, एक टाइम पीरियड के दौरान होल्डर अपने आप भी जो इक्विटी शेयर जो है रिसीव कर लेता है, उसको हम कहते हैं SPN, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। फ्लोटिंग वेरिएबल एडजस्टेबल रेट बॉन्ड्स नाम से पता चल रहा है कि जिसमें फ्लक्चुएटिंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी पीरियडली डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में जितना जितना इंटरेस्ट वेरी कर रहा है, मीन्स इस साल 15% है, नेक्स्ट ईयर में 10% है, कुछ टाइम बाद जो है 16% है, उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट एडजस्ट किया जाता है, पे किया जाता है इंटरेस्ट रेट, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एडजस्टेबल रेट बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, जिस डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को हम डीप डिस्काउंट पे इशू करते हैं उसको हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। और इसमें क्या था, मैंने पहले क्या हुआ है आपने अभी मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या है कि डीप डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और इंटरेस्ट जो है वो इसमें नहीं पे किया जाता। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन का मतलब पहले क्या आता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस में प्राइस का इंक्रीज होना, जनरल इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस जब ज़्यादा हो जाता है या चेंजेस हो जाते हैं, सिंपल हम कह सकते हैं प्राइस में। सो ऑन विच बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर एडजस्टेड इन लाइन विद द प्राइस लेवल चेंज और इन्फ्लेशन रेट। जब इन्फ्लेशन रेट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट जो है एडजस्ट कर लिया जाता है कि हमें कितना इसको इंटरेस्ट पे करना है, कितना इसको प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, वो इन्फ्लेशन रेट के साथ जितना इतना प्राइस में चेंज हुआ उसके साथ एडजस्ट कर लेना कि इतनी हमें डिबेंचर होल्डर को जो प्राइस पे करना है, इतना इंटरेस्ट पे करना है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, उसके साथ एडजस्ट करना इन्फ्लेशन के साथ। जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स, जिसको किसके साथ एडजस्ट किया जाता है, प्राइस के चेंज होने, प्राइस के बढ़ने के साथ एडजस्ट करना। क्लियर? सो थैंक्स।